नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। एनसीईआरटी के सिलेबस में आपातकाल को शामिल किए जाने से मचा हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक कांग्रेस नेता सवाल दाग रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी करारा पलटवार कर रही है। ताजा बयान महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने दिया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस पर अड्डेबाजी करने का बड़ा आरोप लगाया। तो भाजपा ने कांग्रेस को अड्डे के गड्ढे में फंसने की बात कह दी। इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट, समझिए क्या है पूरा मामला। पढ़ाना इतिहास का दस्तावेज है या राजनीति का एजेंडा? क्या आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का ऐसा सच है जिसे हर छात्र को जानना चाहिए? क्या शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक विचारधारा का माध्यम बनाया जा रहा है? आरएसएस पर कांग्रेस का हमला कितना उचित है? भाजपा आपातकाल के मुद्दे को बार बार क्यों उठाती है? क्या कांग्रेस आज भी आपातकाल के सवालों का जवाब देने से बचती है? इतिहास की किताबें सच बताएंगी या राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनेंगी? आज बात सिर्फ एक अध्ययन की नहीं, बात उस दौर की है जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादित अध्याय कहा जाता है। एक ऐसा दौर जब अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठे, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और पूरे देश में द इमरजेंसी लागू रहा। अब एनसीईआरटी की किताबों में आपातकाल से जुड़ी सामग्री को शामिल किए जाने को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इतिहास की किताब अब राजनीति के अखाड़े में उतर चुकी है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने आरएसएस और संघ पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे, आरएसएस को खदेड़ देंगे। आरएसएस शिक्षा व्यवस्था को अपना अड्डा बना रही है। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। शिक्षा का राजनीतिकरण भाजपा जो कर रही है वो बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं। शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भाजपा कहती है हम इतिहास पढ़ाएंगे। सबसे पहले भाजपा को खुद को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। वो जो सच इतिहास है उसे हटाकर आप अपना इतिहास सोच रहे हैं, अपने पन्ने जोड़ देंगे, हाँ, तो उससे जो है भविष्य का, युवाओं का भविष्य बनेगा, वो बन नहीं रहा, वो बर्बाद हो रहा है। जो संघ की शाखाओं से लोग नहीं, बच्चे पार्क में खेलते थे, खेलों में जा रहे हैं, हर चीज में आगे होते हैं, लेकिन ये अड्डे जो है बन रहे हैं, इसे हम खत्म करेंगे। आमतौर पर इन दिनों आरएसएस को लेकर कांग्रेस सीधा तंज कस रही है। ऐसे में अब जब आपातकाल को सिलेबस में शामिल करने पर कांग्रेस निशाना साधेगी तो भाजपा का पलटवार लाजमी है। कांग्रेस के इस बयान पर भाजपा नेता केदार गुप्ता ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, अड्डेबाजी कांग्रेस का काम है, कांग्रेस उसी अड्डे के गड्ढे में फंस जाती है। अब बयानों का स्तर भी चर्चा का विषय बन गया है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाना, देश की सुरक्षा करना, देश को अखंड बनाना, इस पर काम करती है। ये आरएसएस के अड्डे नहीं है, ये आरएसएस के विभाग हैं, भाग हैं और उस पर ये लगातार काम कर रहे हैं। अड्डे फड्डे तो उनका काम है कांग्रेसियों का। वैसे तो इतिहास बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास को पढ़ाने के तरीके पर बहस जरूर हो सकती है। सवाल ये है कि किताबों में दर्ज आपातकाल लोकतंत्र का सबक बनेगा या फिर सियासत का नया हथियार। आज बहस इसी मुद्दे पर कि क्या इतिहास पढ़ाया जा रहा है या इतिहास पर राजनीति की जा रही है। हालांकि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था का राजनीतिकरण किया जा रहा है, दूसरी तरफ भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस आपातकाल का सच नई पीढ़ी से छुपाना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इतिहास को ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है या फिर इतिहास को भी राजनीतिक नजरिए से लिखा और पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल आज भी कि क्या नई पीढ़ी को ये जानने का अधिकार नहीं है कि देश ने आपातकाल जैसा दौर भी देखा था, या फिर इतिहास के कुछ अध्यायों को राजनीतिक असहमति की वजह से विवाद का विषय बना दिया गया है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए, आपातकाल के अध्याय को एनसीईआरटी ने अभी कक्षा की सोशल साइंस में शामिल किया गया और इससे लेकर अब अलग अलग तर्कों के साथ ही बहस तेज हो गई है। सियासी पारा गरमाया हुआ है। दोनों साइड से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। कांग्रेस इसे आरएसएस का अड्डा शिक्षा व्यवस्था को बता रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जनता को, लोगों को, युवाओं को, बच्चों को जानना बहुत जरूरी है किस तरह के हालात पैदा हुए थे और ये गलती दोबारा पैदा ना हो, इसकी यहां पर तर्क दिया जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शताब्दी पांडे जुड़ गई हैं। शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। तो
तो कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे सौरभ साहू जी। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। शताब्दी पांडे जी, पहले आप ही के पास आऊंगा और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। गंगेश जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। शताब्दी जी, पहले आप ही के पास आऊंगा क्योंकि जिस तरीके से पूरा लगातार हम वार पलटवार देख रहे हैं और जो पाठ्यक्रम में आपातकाल को शामिल किया गया है, इस अध्याय को शामिल किया गया है, तो कांग्रेस कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था को आप आरएसएस का अड्डा बना रहे हैं। अब विचारधारा बच्चों को पढ़ाई जा रही है, विचारधारा का माध्यम बताया जा रहा है और कुल मिलाकर शिक्षा का राजनीतिकरण किया जा रहा है। क्या तर्क आपके? देखिए, अपने इतिहास को जानने का अधिकार आज की युवा पीढ़ी को है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम अकबर द ग्रेट और फलाना ठिकाना पढ़ाते रहे, तब क्यों नहीं किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन कौन किसका बेटा, हाँ, हुमायूं किसका बेटा, अकबर किसका बेटा, अकबर के कितने बेटे, और ये सब पढ़ाते रहे, तब किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे देश में जो घटित घटना है उसको कोई नकार नहीं सकता। क्या किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये बोलने की हिम्मत है कि आपातकाल नहीं लगा था? या कोई ये कह सकता है कि आपातकाल सही था? यदि वो कहते हैं आपातकाल सही था, तो एक बार छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प ले लिया है। आने वाले समय में यदि वो ये कहते हैं कि आपातकाल सही था, प्रेस पर लगी सेंसरशिप सही थी, प्रेस की आजादी छीनना सही था, देश के नेताओं, देश के महान व्यक्तियों को जेल में डालकर उनके साथ यातनाएं देना सही था, यदि वो ये मानते हैं तो निश्चित रूप से जनता उनको उसका लेकिन शताब्दी जी, जो कई सवाल खड़े हुए हैं कि चैप्टर ऑलरेडी इसे चला आ रहा है। 12वीं कक्षा में पॉलिटिकल साइंस में बच्चे से पढ़ते हैं, जब बच्चे मैच्योर होते हैं, लगातार कई किताबें इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या वहां स्थिति थी, तो 9वीं कक्षा में पढ़ाकर कोरे कागज पर ही छापना चाह रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ छवि पेश की जाए, इस तरह के आरोप भी कांग्रेस ने लगाए। वर्तमान समय में हमारे जो किशोर हैं वो अपेक्षाकृत 21वीं सदी के बालक हैं। जब हम और आप पढ़ते थे, आप तो फिर भी हमसे काफी उम्र में कम है, हमारी उम्र में जब हम पढ़ते थे 9वीं तक हम संभल भी नहीं पाते थे। लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो 7वीं 8वीं के बाद से ही वो पूरे देश दुनिया की बातों को हाथ में, उनके हथेली में मोबाइल है, उनके टैब पर उनके सारा कुछ है। तो आज की 21वीं सदी के बालक हैं, उनको 9वीं क्लास से ही बताना कोई इसमें अपराध की बात नहीं है। बात यदि वास्तविकता क्या है, यदि क्या तथ्य है, क्या वास्तव में गिरफ्तारियां नहीं हुई थी, क्या वास्तव में प्रेस की सेंसरशिप नहीं हुई थी, यदि ये सब था तो ये सच्चे इतिहास को पढ़ाना कौन सी गलत बात है। मैं आपको बता दूं ऋषभ जी कि जर्मनी हो और अनेक देश ऐसे हैं जो अपने काले अध्याय को भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, अपने इतिहास को बताते हैं कि ठीक है, आपका अपना तर्क है और इतिहास को लेकर कहा भी जाता है कि इतिहास पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि दोबारा गलतियां ना हो। इसका तर्क भी अरुण साहू जी ने दिया। सौरभ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि गलती वो ना हो जो पहले की गई है, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाना जरूरी है। शताब्दी जी कह रही हैं कि आजकल 9वीं कक्षा के बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, उनकी समझ इतनी हो जाती है कि क्या वो समझ पाए, तय कर पाए क्या इतिहास में हुआ, क्या गलत है, वो अपने तर्क कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसको शामिल किया गया है। और क्या कांग्रेस, क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि जो बातें इसमें बताई जाएंगी वो हुई थी, आपातकाल एक गलत फैसला था? पहले आप ये बताइए कि आपातकाल को लेकर क्या आपका तर्क रहेगा, क्या वाकई में गलत फैसला था जो लगातार बीजेपी पूछती है? देखिए ऋषभ जी, आपातकाल की जो बातें होती है वो बहुत बार, अगर आप आज की स्थिति में देखेंगे तो आपातकाल के बारे में जिस तरीके से सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पे जिस तरीके का झूठा प्रचार प्रसार बीजेपी लेकर के चल रही है, वो निश्चित रूप से वो गलत है। हम इतिहास पढ़ाने को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके के तथ्य को बताए जाने को लेकर के भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा ना, पहले से पाठ्यक्रम में तो शामिल ही है, लेकिन अब जो ये 9वीं कक्षा की बात है, ठीक है, 9वीं कक्षा के बच्चे आज थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस हो गए हैं, हम कह सकते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि किस नजरिए से उसको बताया जा रहा है, किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि 9वीं कक्षा का बच्चा भी, मुझे लगता है ऋषभ जी, की एक कच्चा घड़ा ही होता
होता है वो, उसको जिस तरीके से उसके दिमाग में बातें को डाली जाएगी उस तरीके से उसका दिमाग उसको सोचने पर मजबूर होता है। और आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आप देखिए ना कि झूठी खबरें भी तो चला ही रही है, खुद भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही चला रही है झूठी खबरें, उसको भी लोग आज सच मान रहे हैं ना। और बहुत बार उसका तथ्य परीक्षण हमने किया है, एक्सपोज भी किया है सोशल मीडिया पे, तो बहुत से ऐसे तथ्य होते हैं जो झूठे होते हैं, लेकिन फिर भी ये तो 9वीं कक्षा के छात्रों की बात है ऋषभ जी, जो बड़े बुजुर्ग हैं और पूरे देश की जनता जो एक बड़ा जो परसेंटेज है, क्योंकि सौरभ जी उसमें तर्क रहेंगे आपके पास, क्या उसमें क्या चैप्टर में शामिल किया गया है? अगर लोगों को जेल में डालने की बात है, प्रेस पर सेंसरशिप की बात है, तमाम ऐसे फैसले, नसबंदी का जिक्र होता है, अगर ये सारी चीजें हुई हैं और ये उसमें शामिल रहती हैं तो इसको लेकर तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से कहा ऋषभ जी कि जो तथ्य है अगर उसको एज इट इज प्रस्तुत किया जाएगा तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस पर नरेटिव सेट करके उसको अगर प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है। और जहां तक ये इमरजेंसी सही था या गलत था ये वाली बात है ऋषभ जी, तो ये आज से 50-55 साल पहले की बात है। उस समय देश काल परिस्थिति क्या थी उसके आधार पर उसको लागू किया गया और पूरी तरीके से मुझे लगता है कि संवैधानिक रूप से लागू किया गया। जो अनुच्छेद 352 है उसमें जो अधिकार दिए गए थे उसके तहत ही ये लागू किया गया, राष्ट्रपति ने लागू किया और 19 महीने के बाद उसको स्वतः ही हटाया भी गया। मैं तो पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से कि उस समय भी तो इनके जो नेता थे वो मौजूद थे, भाजपा भले नहीं आई थी अस्तित्व में, लेकिन जनसंघ के नाम से तो ये राजनीति कर ही रहे थे, इनके नेता थे। तो क्या इनके नेताओं ने कोई बड़ा आंदोलन किया कि ये आपातकाल को खत्म करना चाहिए, ये सही नहीं है, इस तरीके की कोई बात हमको सुनाई नहीं दी? बीजेपी के किसी बड़े नेता का आपातकाल को खत्म करने में कोई बहुत बड़ा योगदान रहा हो? ऋषभ जी मैं बोलना चाहूंगी, ऋषभ जी मैं बोलना चाहूंगी, इतनी आसानी से कह दिया हमारे सौरभ भाई ने जैसे कि बॉल यहां से आई और यहां चली गई। आपातकाल लगा, 19 महीने के लिए जेल में डाल दिया और स्वतः खत्म कर दिया। क्या टोन थी, क्या बात थी? आपको दर्द भी नहीं है, आपको एहसास भी नहीं है कि 19 महीने 21 महीने तक यह जो आपातकाल लगा हुआ था, ये जो यातना सही हमारे सबसे बड़े नेताओं से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जेल में बंद कर दिया गया था और कहीं पर भी वो पाए जाए वहां से उनको घर से उठाकर किसी की तो शादी तय हो गई थी। ऋषभ जी यही बात याद नहीं आती जब झूठे केस लगा कर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके जब विपक्ष के नेताओं को बिना किसी दोष के, बिना किसी अपराध के झूठे केस में आप जेल में बंद कर देते हो, तब आपको याद नहीं आती है इस बात की कि यातनाएं हुई थी और सारी चीजें। उस समय की बात आप याद करते हो, उस समय तो आपके नेता जो जेल में थे उसमें इस तरीके की कोई यातनाओं का जिक्र नहीं आता, जबकि जेल से तो और मुझे लगता है कि तंदुरुस्त होकर के बाहर निकले थे आपके नेता। कोई नेता की यहाँ पर ठीक है देखिए महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है महत्वपूर्ण विषय सौरभ साहू जी, शताब्दी जी, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि सालों से लोग इसके बारे में चर्चा करते आ रहे हैं, लोग जानते हैं, कई लोग कुछ मानते हैं, अपने लोगों के तर्क होते हैं। ठीक है शताब्दी जी, आपका अपना तर्क है, उस पर मैं लौटूंगा, उस पर चर्चा करेंगे। शताब्दी जी ठीक है, मैं लौटूंगा उस पर। गंगेश त्रिवेदी जी लगातार ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। गंगेश जी, क्योंकि एक तो ये सवाल है जो लगातार सालों दर साल 50 साल से चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या आपातकाल का फैसला सही था, क्या वो स्थिति थी वाकई ऐसी कि आपातकाल लगाया जाए, क्योंकि आर्टिकल 352 के तहत तो लगाया जा सकता है, लेकिन क्या परिस्थिति वैसी थी? और दूसरी बात यह है कि जो पाठ्यक्रम शामिल किया गया है, क्या यह सियासीकरण हो रहा है शिक्षा का, या वाकई इसे पढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है? दोनों अलग अलग चीजें हैं कि आपातकाल की स्थितियां कैसी थी। वो दौर ऐसा था कि जिसके बारे में अभी फिलहाल प्रेडिक्शन करना उचित नहीं हुआ कि सही फैसला था गलत था, लेकिन आपातकाल में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनी, इसको लेकर लगातार आपत्ति रही है। भाजपा के लोग लगातार बोलते हैं कि उनके लोगों को, जनसंघ था उस समय, भाजपा तो कातूना भी नहीं होता, जनसंघ के लोगों को बंद किया गया। मीडिया की बड़ी सेंसरशिप थी, कई अखबार जो है फ्रंट पेज को काला छोड़, मतलब ब्लैक छोड़ देते थे, तो वो भी एक दौर उस समय ऐसा था। बीबीसी लंदन के उनको संवाददाता को बाहर जाने बोल दिया गया था, देश से बाहर जाने बोल दिया गया था। तो उस समय तो मीडिया के ऊपर भी बहुत कुछ मतलब स्थिति बनती थी। लेकिन गंगेश जी, ये चीज तो हम पढ़ते हैं, शायद हम चीजें लोग जानते हैं, हमें पता चलता है, मतलब एक ऑलरेडी सिलेबस में है ये सारी चीजें। लेकिन उसमें देखिए एक जो बड़ी मुझे लगती है आपत्तिजनक बात वो ये है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाना जो है, ये मुझे लगता है संविधान का उल्लंघन है ये, क्योंकि हमारा देश का संविधान जो है
हमारे देश का संविधान धर्म निरपेक्ष है, सेक्युलर है और तंत्र निरपेक्ष बोला जाता है, संपूर्ण प्रभु संपूर्ण संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इस तरह की छेड़छाड़ अगर कोई कर रहा है, और वैसे देखिए शिक्षण संस्थान में आप चाहे एनसीईआरटी को देख लीजिए, सीबीएसई को देख लीजिए, एनटीए, इतने स्टूपिड गलतियां कर रहे हैं ये दो संस्थान कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। और इनका पूरा कंट्रोल शिक्षा विभाग जो है उनको इस पे टाइट करना चाहिए कि इस तरह की गलती क्या जानबूझ के हो रही है। इसमें तो भाजपा को स्वयं आपत्ति लेना चाहिए, इस तरह की गलती आप जानबूझ के क्यों कर रहे हैं। एनटीए आप देखिए बड़ा मुश्किल से अभी परीक्षा फिर सेकंड हुआ, एनटीए सेकंड, उससे फिर बिहार में पेपर लीक का मामला आ गया, मुकुंदा एमबीबीएस वाला मामला आ गया। तो आप एक परीक्षा ठीक से आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। सीबीएसई का मामला वैसे गिरा हुआ है, स्कैन करके मोबाइल से स्कैन करके लोगों की कॉपी चेक कर रही है, बच्चों को भविष्य ऐसा खिलवाड़ कर रही है शिक्षा संस्थाएं। मतलब वहां के अधिकारी तो मुझे लगता है भांग खा के काम कर रहे हैं। और स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ। मतलब कोई भी सेंस में रह के वहां पर कोई सेंसिबल पर्सन दोनों ही संस्थाओं में नहीं दिखता जो ठीक से काम करे। वो स्थिति हम एनसीईआरटी में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग को लेकर गंभीरता से भाजपा को केंद्रीय स्तर पर इस पूरे मामले को लेकर क्या आपका रुख रहेगा कि इसमें थोड़ी पॉलिटिक्स की जा रही है? पॉलिटिक्स का कोई एंगल दोनों पार्टियों की ओर से कहीं दिखाई देता है आपका जो शामिल किया गया है? आप आग लगाएंगे तो धुआं उठेगा ना। आप खुद ही अवसर दे रहे हैं और पॉलिटिक्स करने का। अगर भाजपा कांग्रेस में पॉलिटिक्स कर रही है, आप अवसर दे रहे हैं। लगातार यह हो रहा है कि कांग्रेस को भाजपा बार बार अवसर देती है और कांग्रेस को लोग अपनी बात रखते हैं, फिर वो विसाबंदी वाली मतलब दोनों तरफ से कोई पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। ये एक पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। बच्चों को सही जानकारी देने का मामला है और सही संदेश जाना चाहिए बच्चों के बीच। वो गलत तथ्यों को पढ़ें, ठीक है, वो गलत पढ़ेंगे गलत तो सीखेंगे। ठीक है शताब्दी जी बिल्कुल। वाकई में देखिए अगर कुछ गलतियां हो रही हैं और अगर गलत इंफॉर्मेशन बच्चों के पास पहुंचती है तो वाकई में ये तो बहुत गंभीर स्थिति बन रहती है। इस पर आगे ऐसी स्थितियां ना बने और इस तरह के सिस्टम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई देती है। शताब्दी जी, तमाम जो सवाल जो सौरभ जी ने पहले किए उनका कहना सिर्फ यही है कि आप जो चीजें पढ़ा रही हैं या जो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है वो पढ़ाया जाए, उससे कांग्रेस कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस नजरिए से चीजों को पेश किया जा रहा है वो छवि गलत तरीके से पेश की जा रही है और कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं उनका कोरा कागज बच्चों को 9वीं क्लास के बच्चों को माना जाता है जो छाप दिया, तो वो अगर वो इमेज सेट हो जाएगी कि फलानी विचारधारा खराब थी, फलानी पार्टी खराब थी, तो कहीं ना कहीं सियासीकरण है, विचारधारा पढ़ाया जाना है। आरएसएस की विचारधारा यहां पेश की जा रही है, ये आरोप कांग्रेस के हैं। इतिहास को जस का तस रखा जा रहा है और जस का तस रखने से कांग्रेस को ये लगता है कि ये राजनीति की जा रही है, ये आरएसएस की विचारधारा है। ये उनको यदि ऐसा लगता है तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। बात यहाँ पर ऐसी है कि अपने इतिहास से सीखने से ही राष्ट्र मजबूत होता है। तो युवा पीढ़ी यदि आज वर्तमान समय में अपने इतिहासों से सीख नहीं लेगी, इतिहासों से लिए सीख हम प्रगति पथ पर बढ़े चले, इस लाइन पर चलते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इतिहासों से सीख लीजिए, आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति न बने। जो उस समय सत्ता में लोग थे उन्होंने सत्ता का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, वर्तमान समय में जो सत्ता है या आने वाले समय में जो सत्ता शताब्दी जी, जब अगर 12वीं कक्षा में कोई पॉलिटिकल साइंस में पढ़ता है और कोई जब जो छात्र हैं मैच्योर एज में आते हैं या फिर ठीक है आजकल 9वीं क्लास में बच्चे एडवांस होते हैं, लेकिन अगर जब बच्चे और पढ़ने के चूज करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, अलग से सब्जेक्ट देखते हैं, तब तो ऑलरेडी चीजें हैं ना। तो 9वीं कक्षा में शामिल करने का क्या एकदम से लॉजिक जो पूछ रही है कांग्रेस, वो क्यों ऐसे शामिल किया गया अचानक? इतने सालों से चली आ रही व्यवस्था। देखिए ऐसा है ऋषभ जी कि अभी तक जो हमारी शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी ना, वो हमारे को कहीं ना कहीं खोखला बना रही थी। आप और हमने भी जो पढ़ाई की थी और आपने भी जो पढ़ाई की होगी, वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरापन था। हमारी क्या वैभवशाली भारतीय ज्ञान की परंपरा रही, हमारा क्या इतिहास रहा, ये आपातकाल क्या है, ये आपातकाल क्यों लगा, इस आपातकाल में क्या हुआ, किनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ और किस प्रकार से संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ, ये सारा यदि बच्चे पढ़ेंगे तो इसमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब तक की जो शिक्षा प्रणाली थी वो मात्र हमको एक नौकरी पाने वाला, एक मात्र क्लर्क बना दे रही थी। बस 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त भी हम कर सके तो लाभ क्या कि क्लर्क बनकर पेट अपना भर सके। सुनते रहेंगे सर झुकाकर अफसरों की गालियां,
तो दे सकेंगी रात को 2 रोटियां घर वालियां। तो केवल पैकेज प्राप्त करके एक नौकरी प्राप्त करने वाली शिक्षा प्रणाली थी। आमूल चूल परिवर्तन करके ऐसी ठोस शिक्षा प्रणाली बनाई जा रही है जो अपने भारत के वैभवशाली परंपरा से परिचय कराएगी। ठीक है, आपके अपने तर्क हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी हिस्सा है। कौन सी गलतियां नहीं हुई। ठीक है। देखिए सौरभ जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि जो तर्क शताब्दी जी दे रही हैं, और कहा भी जाता है कि जो समाज, जो लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं, उनका अस्तित्व मिट जाता है। तो अगर इन सब चीजों का जिक्र होता है और साथ ही अगर इसको शामिल किया ही गया है, अगर जो तर्क पहले जो घटनाक्रम हुआ इतिहास में उसको बताया जा रहा है, तो कांग्रेस को क्या इसमें आपत्ति होगी? और अगर क्योंकि जो आपके अगर मान लीजिए अगर सिलेबस में आ भी जाता है और पाठ्यक्रम आपके सामने होता है, हर कोई इसे देख सकेगा, अगर आपको लगता है कोई तर्क इसमें गलत शेयर किए गए हैं, कुछ गलत इंफॉर्मेशन इसमें बताई गई है, तो आप उसके तर्क करिएगा, पहले से पूर्वाग्रह क्यों बना लेना? देखिए, आप अगर साथी प्रवक्ता का वक्तव्य ही सुन रहे थे तो आपको ये बात समझ आई होगी कि किस तरीके से अगर ये पाठ्यक्रम में शामिल होता है तो आज उन्होंने अपना ओपिनियन थोप दिया ना कि आपातकाल गलत था। आपातकाल के समय क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सारे तथ्य बताए जाए, फिर एक व्यक्ति पर या बच्चे की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर छोड़ा जाए कि वो अपना निर्णय इंडिपेंडेंटली ले सके, वो अपनी एक विचारधारा बना सके कि वो आपातकाल सही था या गलत था, उसको तथ्य बता दिए जाएं। लेकिन आज जो बीजेपी कर रही है या आरएसएस कर रही है, वो यही कर रही ना, तो कि वो पहले से ये नैरेटिव सेट कर दे रही है कि आपातकाल गलत ही था। तो गलत था ये सोच करके ही जब बच्चा पढ़ेगा तो उसको शुरू से ऐसा ही एक लेकिन सौरभ साहू जी कहना चाहिए। सौरभ साहू जी, हमने बहुत सारी सोशल मीडिया पर भी रील आती हैं, बहुत सारी प्रारंभ करेगा, अपनी सोच उस पर अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है सौरभ जी, बहुत सारी रील का आपने जिक्र करा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत के तर्कों के जरिए फैलाई जाती है, इसका जिक्र आपने किया। लेकिन सौरभ जी, राहुल गांधी जी का एक बयान काफी चर्चाओं में रहता है। वो कहते आए हैं कि जब जब उनसे पूछा जाता है, खासकर पिछले 2-3 साल पुराना का एक वीडियो है, वो साफ तौर पर कहते दिखाई देते हैं कि जो गलत था उसे वो गलत कहेंगे, वो आपातकाल के फैसले को सही नहीं मानते हैं। से मैं वही कह रहा हूं ना ऋषभ जी कि तथ्य बता दिए जाए लोगों को। अब राहुल गांधी जी की वो विचारधारा है, राहुल गांधी जी ने बोला कि उनको गलत लगता है तो वो बिल्कुल गलत लगता है, और मैं तो कह रहा हूं ना कि तथ्य बताए जाए, उसके बाद किसी को सही या गलत का जो निर्णय करना है वो एक व्यक्ति विशेष पर छोड़ दिया जाए, उसको इतिहास कहा जाएगा। और उस तरीके से वो पाठ्यक्रम में ऑलरेडी शामिल है ऋषभ जी, कोई भी चीज। लेकिन आज जिस तरीके से आपातकाल, अघोषित आपातकाल हमारे यहां चल रहा है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से अगर यहां पर बात करना चाहूं, अगर ये शिक्षाई व्यवस्था बस की बात करते हैं तो नीट पेपर लीक के ऊपर उनके साथ अगर बात करना चाहे तो आप नहीं कर सकते। जो शिक्षा विभाग में दुनिया भर के घोटाले हो रहे हैं, मैं पूरे देश में तो नहीं जाऊंगा, छत्तीसगढ़ की ही बस बात कर लूं कि जम्बूरी का विषय अगर उठा लें और जम्बूरी के घोटाले पर बात करने की बात करें तो ये बात नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आत्मानंद स्कूल जो है आज पूरे संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, और पीएम स्कूल इन्होंने बनाया, वो भी पूरे संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। पूरे राज्य में 10,000 स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। इन सब बारे में बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। सौरभ जी आप अघोषित आपातकाल कह रहे हैं, ये अघोषित आपातकाल कैसे हुआ जब जहां पाए आप संसद में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कह जाते हैं। विशेष विषय को जो है वो आप लेकर के आ जाए। और आरएसएस अपना एजेंडा सेट करती है, वो आरएसएस जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पास फंडिंग कहां से आती ये नहीं पता है कि किस जगह से कहीं से टेरर फंडिंग आ जा रही है, आज तक हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। पूरा इस तरीके की संस्था जो है ये शिक्षा देने की बात करती है और बच्चों का भविष्य निर्माण की बात करती है। सौरभ जी, आपने अपनी बात रखी है, समय पूरा हो रहा है, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि पूरे देश में जो है थोपा जा रहा है, थोपना गलत है, सबके अपने तर्क होंगे। ठीक है सौरभ जी, मुझे लगता है कि ठीक है सौरभ जी, आपने अपनी बात रखी, शताब्दी जी। देखिए, ये अघोषित आपातकाल की बात करते हैं। आज यहाँ पर संसद में खड़े होकर विपक्ष के नेता जो चाहे प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। आपातकाल तो वो था जब उनके उम्मीदवारी को गलत बताया गया था, उनके चुनाव को गलत बताया गया और रातों रात 12 बजे उन्होंने आपातकाल लगा दिया, किसी को कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। आपातकाल उसे कहते हैं। आपातकाल की परिभाषा यदि समय पूरा हो, आपके अपने तरीके गंगेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या वाकई में आपको दिखाई देता है जो बात सौरभ जी कह रहे हैं कि ये जो स्थिति बन रही है वो थोपने जैसी स्थिति है? बच्चों को एक माइंडसेट तय किया जा रहा है कि आपातकाल गलत ही था, या उस पर भी विचार होने चाहिए, क्योंकि सालों से चर्चा तो होती आ रही। पाठ्यक्रम को ना जो इतिहासकारों ने जो ढंग से लिखा है, उस मामले के एक्सपर्ट हैं, उनकी तरह से लिखे हुए रहना चाहिए। जो बातें हैं तथ्यात्मक रहे, उसमें कोई जानबूझ के ऐसे विचारधारा थोपी जाए
तथ्यों से छेड़छाड़ ना हो, ताकि बच्चों को सही जानकारी मिले, बाकी तो फैसला करेंगे ना। अब जैसे मीडिया की बात है, मीडिया तो मानता ही है ना कि आपातकाल गलत था, मीडिया के लिए गलत था उस समय, ऐसी भाजपा मान रही है। लेकिन और भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे, भाई कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बात है कि भाई फैसले सही गलत हो सकते हैं, और उसको सुधारा भी गया। फिर 19 महीने बाद जब उन्होंने वापस लिया, नए सिरे से चीजें शुरू हुई, तो एक खास घटनाक्रम, अब वो चूंकि अब हमारे काल का भी नहीं है, उसको अगर इतिहासकार तथ्य प्रमाण और सबूत के साथ सही ढंग से लिखता है तो उसको तथ्य प्रमाण के साथ रहने देना चाहिए। उसे बजाय मतलब अपनी विचारधारा ना थोपे या कोई ऐसी चीज ना लिखे जो विवाद का विषय बन जाए। ठीक बात, ठीक है। देखिए नहीं बनने देना चाहिए, ऐसा मानना है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण तरीके, और वाकई में ये बात तो वाकई में गंभीरता समझने की जरूरत है कि जो भी चर्चा भी पाठ्यक्रम में शामिल हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना आए जो कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाली हो, जो कहीं ना कहीं असल चीजों से भटकाने वाली हो, क्योंकि तमाम तरीके से बहस भी इसी बात पर है कि जो आप तर्क रख रहे हैं उससे कोई आपत्ति कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस कह रही है, लेकिन अगर सियासीकरण होगा, एक खास तरह की विचारधारा बच्चों के भीतर जाएगी तो वो शायद सही नहीं होगा। आगे जो पाठ्यक्रम रहेगा उस पर क्या कुछ आगे तर्क देखने को मिलेंगे, ये देखना होगा। चर्चा इस पर और हो सकती है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया शताब्दी जी, आपका बहुत शुक्रिया। सौरभ साहू जी, आपका बहुत शुक्रिया गंगेश जी, आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था पर अड्डेबाजी आरएसएस कर रहा है, आरएसएस की विचारधारा बच्चों को थोपी जा रही है, लेकिन बीजेपी के अपने तर्क हैं। जो इतिहास में हुआ उससे भुलाने की बात कही गई, दशकों तक छुपाया गया, लेकिन अब बच्चों के सामने आएगा और बच्चे से पढ़ेंगे भी। फिलहाल अगली इस खास बातचीत में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।